हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज जो चल रही थी हमारा, उसका पार्ट 88 है आज, और इसमें भी आपको मिलेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण 20 MCQs। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए उत्तराखंड ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम है उसमें सामान्य हिंदी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर जो सामान्य हिंदी में 20 में से 15+ स्कोर करता है, उसके निकलने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि सामान्य हिंदी जो है वो समझने वाला विषय है। ठीक है, बाकी जैसे जीएस के क्वेश्चन है, उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन है, आप उनको रट सकते हैं, लेकिन सामान्य हिंदी के अधिकांश प्रश्नों को आपको सही करने के लिए सामान्य हिंदी को समझना होगा। इसलिए हिंदी को हल्के में ना लें, मैं हमेशा बोलता हूँ। बाकी परीक्षाओं के महाकुंभ का टॉपिक 9 बजे आपको लाइव मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, उसको भी ज्वाइन करना आप। ठीक है, जिसमें आज उत्तराखंड के लोकगीत, उत्तराखंड के लोक नृत्य और उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यूकेपीएससी प्रारंभिक हो और यूके SSC ग्रुप सी। तो चलिए आज देखेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज 88 में महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को। कोशिश कीजिएगा कि 20 में से आप कम से कम 20 प्रश्नों को सही कर लें। ठीक है, मतलब 20 आउट ऑफ 20 लाएँ, क्योंकि क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट ही है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से मनोहर श्याम जोशी कृत धारावाहिक कौन सा है? तो इनमें से कौन से धारावाहिक का संबंध मनोहर श्याम जोशी से है? ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, हम लोग। तो हम लोग जो है दोस्तों, ये दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक था, वेरी इंपॉर्टेंट। दूरदर्शन पर जो हमारा पहला डेली सोप था वो हम लोग था। 1984 में इसका प्रसारण प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखेंगे, मनोहर श्याम जोशी जी ने इसकी पटकथा लेखन किया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो कहानी थी ना इस धारावाहिक की, वो लिखी थी मनोहर श्याम जोशी ने, जबकि इसका निर्देशन किसने किया था? तो पी कुमार वासुदेव ने किया था। डायरेक्टर इसका अलग था, डायरेक्शन किसी और ने किया था। क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, पी कुमार वासुदेव ने डायरेक्शन किया था, जबकि लिखी थी पूरी कहानी हम लोग नाटक की, वो किसने लिखी? मनोहर श्याम जोशी ने। और दूरदर्शन का पहला धारावाहिक था, 1984 में प्रसारित हुआ इसका, ठीक है, टेलीकास्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये तो बहुत सिंपल है। देखिए आपको पता है हिंदी में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, तो 5 × 5 = 25, यानी कि हर वर्ग में कितने अक्षर होंगे? 5 व्यंजन या 5 अक्षर होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए निर्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्जन का सही संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो ये हो जाता है निह धन जन, निर्जन, यानी कि इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यर्पण में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यर्पण जो शब्द है इसमें उपसर्ग बताना है। तो देखिए उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है? प्रत्यर्पण, यानी कि ये हो रहा है प्रतिधन अर्पण, प्रतिधन अर्पण, तो ये हो जाएगा प्रत्यर्पण। यानी कि इसमें कौन सा उपसर्ग लग रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इसमें प्रति उपसर्ग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से तत्सम शब्द बताइए, कौन सा तत्सम है? तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हमने ज्यों के त्यों लिए हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तत्सम शब्द इसमें हो जाएगा, खीर तो नहीं होगा भाई, गलत है, प्याज भी नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा, मीन इसमें सही है। ठीक है, मीन जो है मछली, मछली तद्भव होता है, मीन जो है तत्सम शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मूल धातु, मूल धातु से पहले जिनको लगाते हैं, तो देखिए मैंने अभी बोला आपको, शब्द के आरंभ में या प्रारंभ में जो हमारे शब्दांश जुड़ते हैं या मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनको उपसर्ग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, इनको कहा जाता है उपसर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है और नहीं है को ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं, वो नहीं है और है अच्छे से पढ़ते नहीं और सीधे क्वेश्चन गलत हो जाता है, 1 नंबर का लॉस। तो इनमें से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगा? तो लोहा तो होगा भाई, तेल भी होगा, दूध भी होगा, घड़ी नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो घड़ी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में नहीं आता, जबकि लोहा मटेरियल है, तेल हमारा लिक्विड हो गया, दूध भी लिक्विड हो गया, ये द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध करवाते हैं। अगला देखिए, इनमें से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो सर्वनाम के देखिए भेद आपने पढ़ने चाहिए, हर बार क्वेश्चन बनता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम कुल कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम पूछा जा रहा है तो जिनसे निश्चितता का बोध होता है वो सर्वनाम कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है यह और वह। ठीक है, यह और वह क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? ठीक है, गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की जो हमारे गुण का बोध कराता है या विशेषता का बोध कराता है, ऐसे विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो अब यहाँ पर देखा जाए जो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी, प्रत्येक जो शब्द है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, प्रत्येक हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक, क्योंकि संख्या का बोध करा रहा है ना, प्रत्येक मतलब प्रति एक, बाकी जितने भी हैं इसके अलावा वो सभी क्या हैं? गुणवाचक विशेषण हैं। टिकाऊ, गुजराती, लंबा। ठीक है, तो ये गुण दर्शा रहा है ना, तो ये बाकी हमारे क्या गुणवाचक हैं, जबकि प्रत्येक संख्यावाचक विशेषण है। अगला देखिए, इनमें से किस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? तो विस्मयादि बोधक हर्ष, दुख, भय, इन सभी के लिए यूज होता है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसका सिंबल होता है ये आपके सामने स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए आप लखनऊ से आए हैं, साफ पता चल रहा है इस वाक्य में हमारा क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। आप लखनऊ से आए हैं, क्या आप लखनऊ से आए हैं, ये पूछा जा रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो विस्मयादि बोधक होगा ही नहीं। बाकी देखिए जो वाह तुमने तो कमाल कर दिया, हे ईश्वर सबका कल्याण हो, तुम जीत गए, शाबाश, इसमें सभी में क्या हो रहा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग। देखिए जितने भी हमारे हिंदी में चिन्ह होते हैं उनको आप अच्छे से नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि उद्धरण चिन्ह क्या होता है, लोपक चिन्ह क्या होता है, ठीक है, तुल्यता सूचक कौन सा होता है, त्रुटि बोधक या हंस पद वाला कौन सा होता है। तो अच्छे से इनको एक बार रिविजन कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। ये है सरस ओस की बूंदें, या है मंजुल मोती, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार की मैंने वीडियो दी है इसी हिंदी की टेस्ट सीरीज वाले में, डिस्क्रिप्टिव सेशन भी अलंकार का 3 भागों में दिया है वो वीडियो, आप अच्छे से देखिएगा और समझ में भी आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए ये है सरस ओस की बूंदें, या है मंजुल मोती। कवि ये बोल रहा है भैया ये ओस की बूंदें हैं या मोती हैं, कवि इसमें कंफ्यूज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा संदेह अलंकार, यानी कि ऑप्शन 20 में सही उत्तर है। संदेह हो रहा है ना कवि को खुद ही, तो ऑप्शन 20 में सही उत्तर है। अगर देखिए वचन या लिंग के अनुसार परसर्ग का परिवर्तित रूप प्रयुक्त होता है, तो परसर्ग देखिए कारक का एक अन्य नाम होता है परसर्ग। कारक जो होते हैं ना हिंदी में 8 कारक, इनको परसर्ग भी कहा जाता है। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है, नोट कर लेना ये भी। संस्कृत में जो कारक या परसर्ग होते हैं 6 ही होते हैं, जबकि हिंदी में 8 होते हैं। तो वचन और लिंग के अनुसार यहाँ पे कौन सा कारक चेंज हो जाता है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संबंध कारक। संबंध कारक में होता है ना का, के, की, रा, रे, ली होता है ना। ठीक है, उसका, उसकी, राम का, सीता की, यानी कि जो हमारा संबंध कारक है, संबंध कारक का लिंग और वचन के आधार पे क्या हो रहा है? परिवर्तित रूप प्रयुक्त तो होता है कहीं पे भी। तो ऑप्शन 20 में सही उत्तर है। अगला देखिए, पंडित अलोपीदीन निम्न में से किस कहानी के प्रमुख पात्र हैं? अच्छा क्वेश्चन है, पंडित अलोपीदीन निम्न में से किस कहानी के प्रमुख पात्र हैं? तो आजकल देखिए UPSSC का एक नया ट्रेंड आया हुआ है। हालांकि अभी जो हाल में एक पेपर हुआ था सचिवालय रक्षक वाला, वहाँ पे हमारा कम क्वेश्चन आए थे इसे कवि परिचय वाले से, बल्कि जबकि जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड और उससे पहले के एग्जाम हुए थे वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बने थे। अगर बात करें यहाँ पे पंडित अलोपीदीन की, तो ये हमारे नमक का दरोगा जो कहानी है इसके पात्र है। नमक का दरोगा जो कहानी है इसके जो लेखक थे वो प्रेमचंद थे या प्रेमचंद हैं। एंड नमक के दरोगा में देखिए जो हमारे मुख्य पात्र हैं वो पंडित अलोपीदीन, और दूसरे जो पात्र होते हैं वो होते हैं पंडित वंशीधर। वंशीधर इसमें क्या होता है? दरोगा होता है नमक का। और पंडित अलोपीदीन शहर का सबसे धनी आदमी होता है, जिसके नमक के भरे बैलगाड़ियों को हमारे मुंशी वंशीधर या दरोगा वंशीधर क्या कर देते हैं? सीज कर देते हैं, चालान कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहानी ईमानदारी पे बेस्ड है, मतलब जो हमारे दरोगा जी होते हैं वंशीधर वो ईमानदार होते हैं और घूस भी वो नहीं लेते, और फाइनली वो हमारे पंडित अलोपीदीन जी को झुका देते हैं। और अलोपीदीन इतने प्रभावित होते हैं कि उनको बोलते हैं कि इस नौकरी को छोड़कर आप मेरे यहाँ पर मैनेजर की नौकरी संभालो। तो बहुत अच्छी कहानी है ये हमारी मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी को कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? नवाब राय। नवाब राय के नाम से लिखते थे, धनपत राय इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, नवाब राय के नाम से भी लिखते थे, कई बार क्वेश्चन बने।
इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो बहुवचन में प्रयोग होगा जो शब्द बताइए। तो यहाँ पर देखिए पौधा, लड़का, पुस्तक, ये सभी हमारे एक वचन है जिनका बहुवचन पौधों, लड़कों, पुस्तकों होता है। जबकि प्राण जो है ये बहुवचन शब्द है अपने आप में, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, आज एक दुर्घटना हुई और सैकड़ों लोगों के प्राण चले गए, तो वहाँ पे भी प्राणी शब्द होता है, प्राणों नहीं होता है, ठीक है, प्राणी होता है। अनुकूल का विलोम क्या है? तो अनुकूल का विलोम होता है हमारा प्रतिकूल। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है, प्रतिकूल। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है समस्त अधीनस्थों को प्रेषित में रखकर भेजे जाने वाला पत्र कौन सा होता है? ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, समस्त अधीनस्थ यानी कि जितने भी नीचे के कर्मचारी होते हैं उनको प्रेषित में, मतलब उनको भेजा गया पत्र है और एक साथ जो भेजा जाता है, मतलब रोटेट हो जाता है या सर्कुलेट हो जाता है, उसको बोलते हैं हमारा परिपत्र, ठीक है, सर्कुलर। यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, परिपत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए मुहावरा एक पूछा ही जाता है हर बार यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में। एक हमारा पत्र से क्वेश्चन आता है, पत्र लेखन से। एक क्वेश्चन आजकल जनसंचार से भी बन जाता है कभी कभी। कभी हमारा फ़ॉन्ट जो हिंदी फ़ॉन्ट वाला है, पेज लेआउट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये कुछ टॉपिक है जो आपको क्लियर करने आवश्यक है। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ होता है जो बिना सोचे किसी की बात पर शीघ्र विश्वास कर लेता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कान का कच्चा। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए ब्लॉग किस प्रकार के जनसंचार का माध्यम का उदाहरण है? तो ब्लॉग यहाँ पे बताना है आपने जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है। तो आजकल आपको पता ही है blogger.com है, इसके अलावा आप वेबसाइट पे अपने ब्लॉग दे सकते हैं, ट्विटर पे आप जो लिखते हैं वो भी एक छोटा ब्लॉग है, इसके अलावा फेसबुक वॉल पे अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो भी एक प्रकार का ब्लॉग है। ये सभी हमारे सोशल मीडिया के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन इसमें सही उत्तर है, ये सभी सोशल मीडिया के प्रकार हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए वर्तमान समय में देखिए हमारा जनसंचार के माध्यम के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे लोकप्रिय जो माध्यम है वो सोशल मीडिया ही है। कभी क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में कि वर्तमान समय में जनसंचार का सबसे जो पॉपुलर मीडियम है या सबसे लोकप्रिय माध्यम है वो कौन सा है? तो वो भाई सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का ही बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है आज की डेट में। लोग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो टीवी रेडियो वगैरह थे वो कम सुन रहे या देख रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया में सभी चीज़ें आ जाती हैं, ब्लॉग आ जाता है आपका, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ऑरकुट, ईमेल, ये सभी सोशल मीडिया के एग्जाम्पल है एक हिसाब से, ठीक है। जनसंचार मतलब आधुनिक जो जनसंचार है सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, उसके एग्जाम्पल है, ठीक है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आपका बना था कि ईमेल किस प्रकार का जनसंचार है? तो ये दृश्य जनसंचार है, ठीक है, दृश्य माध्यम से, क्योंकि ईमेल को हम देखते हैं ना, सुनते तो नहीं है ना, केवल देखते हैं, तो ये दृश्य हमारा संचार माध्यम है। सूरदास की किस रचना को राग सागर भी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए। देखिए सूरदास जी आपके सिलेबस में है, कवि परिचय हमारी ई बुक है, जिन लोगों ने नहीं लिया ले लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है जिसमें आपके गद्य खंड पद्य खंड के सभी कवियों को दिया है, उसमें सूरदास भी दिया हमने। तो सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर सारावली, ये तीनों ही रचनाएं सूरदास जी की हैं। जबकि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किस रचना को राग सागर कहा जाता है सूरदास की, तो ये रचना है इनकी, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, सूर सागर। सूर सागर जो है इसको हमारा राग सागर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, कौन सा यूनिकोड फॉन्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफ़ॉल्ट हिंदी फॉन्ट होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो आपका लास्ट टॉपिक है ना, सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है यूके ट्रिपल एससी का, उसमें आपका लास्ट टॉपिक है हिंदी फॉन्ट पेज लेआउट। ये आपको मिल जाएगा अगर आपने हमारा हिंदी का कोर्स लिया है, जो हमारी एप्लीकेशन पे हिंदी का कोर्स है कंप्लीट, वहाँ पे ये टॉपिक दिया गया है, पेज लेआउट वाला और हिंदी फॉन्ट वाला, पत्रकारिता, जनसंचार, सभी टॉपिक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डिफ़ॉल्ट यानी कि पहले से ही सेट हिंदी का फ़ॉन्ट होता है वो कौन सा होता है? तो ये होता है मंगल फ़ॉन्ट। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है, मंगल फ़ॉन्ट, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे जो कोर्सेज हैं एप्लीकेशन के स्टोर पे वो लीजिए आप। उत्तराखंड जीके का हो, सामान्य हिंदी है, रीजनिंग का है, उत्तराखंड ग्रुप सी के 50 प्रैक्टिस सेट हैं, उनको ज़रूर लीजिएगा आप इस एग्ज़ाम से पहले। जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया उन लोगों से रिक्वेस्ट है वो लोग इन 50 सेट्स को ज़रूर यहाँ पर ट्राई करें, क्योंकि इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम में,
ठीक है, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो खुद जान लेंगे, और जो लोग नहीं कर पाए अभी तक वो लोग करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। और जाने से पहले हमेशा बोलता हूँ, हमेशा अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी ये सोशल मैसेज दें। और जब भी आप उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में घूमने जाते हैं तो वहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आपको जल्दी मिलेंगे रात 9 बजे परीक्षाओं वाली महाकुंभ में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।